और स्वदेश की इस खास पेशकश इस दिवाली कितनी खुशहाली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। और इस दिवाली सीजन हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो निवेश की अहमियत को समझें। इस अहमियत को समझने के लिए बाजार के किसी ऐसे दिग्गज का होना हमारे साथ ज़रूरी है जो कि निवेश के मूल्य को समझते हैं। और इसी मूल्य को समझाने के लिए हमारे साथ डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जी जुड़ गए हैं, जो कि निवेश और रिसर्च को बाजार का सबसे अहम मूल मंत्र समझते हैं। देवेन जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो दिवाली और नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी, आपको भी और आप सर्व दर्शकों को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला साल बहुत अच्छा रहे, सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, सबकी उन्नति बने और सबकी प्रॉस्पेरिटी में एक साथ में एक आनंद आए। बस ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया देवेन जी। सबसे पहले तो जैसे कि मैं बता रही थी कि निवेश की अहमियत को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और आप एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट हैं जो कि निवेश को और रिसर्च को बाजार का मूल मंत्र समझते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, इस वक्त बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं कि अक्टूबर हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आर वी पॉइज्ड फॉर अ पिंक विंटर? किस तरह से देख रहे हैं आप करंट मार्केट सिनेरियोज को? एक कारण बनता है ऑप्टिमिस्टिक रहने का, क्योंकि उसका रीजन ये है कि करंट मार्केट में जो फॉल आया है, ये फॉल आना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जो वैल्यूएशन थे वो वैल्यूएशन समय से काफी आगे चल रहे थे। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के अंदर 2027 के जो वर्किंग आने की एक संभावना थी, उसके साथ में वैल्यूएशन कोट कर रहे थे, विच मीन्स कि मार्केट अगले 2 साल को एडवांस में डिस्काउंट करके चल रहा था। ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं रहते हैं, हम ऐसे समझते हैं, जब ज्यादातर पिक पे पहुंचते हैं तभी। एट द सेम टाइम जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जिनके अंदर वैल्यूएशन में इतना बढ़ोतरी हुई नहीं थी, फिर भी उनके अंदर भी एक दबाव आया है, उनके अंदर भी एक सेल ऑफ आया है। उसका मेन कारण ये है कि जो सम ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने फंड्स मार्केट में से थोड़े निकाले हैं। उन्होंने सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियों को बेचा है, तो वो कारण से भी आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि एक इंडेक्स बेस्ड स्टॉक के अंदर फॉल आया है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फंडामेंटल वीकनेस के कारण फॉल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो लार्ज कैप के अंदर जो फॉल है, वो ज्यादातर टेक्निकल वीकनेस के कारण फॉल है। वो अच्छी तरह से जल्दी संभल भी सकता है वो वीकनेस। तो मे बी आई थिंक ये जो फेज है वो फेज निकलना जरूरी बनता है। जनरली ये टाइप का फॉल अगस्त मंथ में आता है। ये टाइम के अंदर मार्केट के अंदर ये फॉल अक्टूबर मंथ में आया है। तो मे बी आई थिंक विद अ लैग ऑफ अबाउट 2 मंथ्स, आई थिंक दिस पर्टिकुलर फॉल हैज कम। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से मार्केट संभलना जरूरी बनता है। अगले 2 या 3 महीने के अंदर अच्छी तरह से मार्केट संभल सकता है। और इन्वेस्टर के माध्यम से देखें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जब भी पीक वैल्यूएशन थे तभी आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी, खाली मोमेंटम मिलता था। आज की तारीख में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे के दाम में मिल रही है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट करना चाहिए, तभी तो आपका पिंक विंटर बैठेगा। बिल्कुल देवेन जी, इस तरह के ऑप्टिमिज्म की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बाज़ार में उतार चढ़ाव या ज़्यादा गिरावट के सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं तो एक आपाधापी का माहौल बन जाता है। और ऐसे में इस तरह की कंफर्ट एडवाइस जो है वो काफ़ी मायने रखती हैं। अब भारत के फ्यूचर की अगर बात करें, भारत की इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडिया एट प्रेजेंट अगर देखें इज़ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भारत का कैसा लग रहा है? इकोनॉमी आपको कैसी लग रही है? कमिंग ईयर्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आती हुई दिखेगी भारत की और इकोनॉमी की? सो इसका एक इतिहास गवाह है कि पिछले 100 सालों के अंदर जब भी कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस हुआ है, उनकी जीडीपी बढ़ी है या उनकी वेल्थ बढ़ी है, तभी आई थिंक सबसे बड़ा उसके पीछे कारण रहा है गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्रीज कि जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड स्पेंड किए। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 2020 से 2030 का जो 10 साल का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर करीबन 142 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड होना संभावित है। तो ये जो कार्यक्रम है वो माध्यम से देखें तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अब ये 10 साल के अंदर करीबन जीडीपी ग्रोथ 60%, 7.5% के बीच में रह सकता है। एट द सेम टाइम विद इन्फ्लेशन गिने तो करीबन 11.5-12% के बीच में एवरेज ग्रोथ सालाना मिल सकता है। अगर आप ये नंबर को थोड़े बहुत एक्स्ट्रापोलेट करें
तो इकोनॉमी और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों के बीच में जो रेशियो 1:1 का रहता है, ये समय के अंदर 1.2 का है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1:1 का भी रेशियो बनता है, तो जीडीपी के साथ में इकोनॉमी की साइज करीबन, मैं ऐसा समझता हूँ 2035 तक 12 ट्रिलियन डॉलर की बननी चाहिए। करीबन आज की तारीख में मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन डॉलर का 12 ट्रिलियन डॉलर 10 साल के अंदर बनने की संभावना है। अगर आप ये 20 साल का पीरियड देखें तो 2015 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप था, जो 2035 में 12 ट्रिलियन डॉलर बनने जा रहे थे। 6 टाइम ग्रोथ 20 साल के अंदर मिलने जा रहे थे। ये सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा फेज है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके अंदर डेफिनेटली ऊपर नीचे के चढ़ाव ऊपर नीचे रहेगा मार्केट, बट फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए इन्वेस्टर को। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। भारत की जो डेवलपमेंट या भारत के विकास की अगर बात करें, जिस तरह से आगे बढ़ता चला है, 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से लेकर आगे का सफ़र, जो आने वाले 10 साल लंबी अवधि का सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। देवेंद्र जी, इस वक्त रिजल्ट सीज़न, नतीजों का माहौल है और दूसरी तिमाही के नतीजों की अगर बात करें, मिले जुले नंबर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए नतीजों के लिहाज से किस तरह के सिनेरियोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं रिजल्ट सीजन, या पर्टिकुलरली ग्रोथ स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें? स्टॉक्स तो आगे चलकर आपसे विस्तार से जानेंगे भी, लेकिन रिजल्ट, आपको रिजल्ट सीजन आने वाले क्वार्टर्स में कैसा लगेगा? मैं ऐसा समझता हूँ कि जब लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो तो शॉर्ट टर्म या नियर टर्म के अंदर आपको संभाल के चलाना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के अंदर मार्केट के अंदर काफी हद तक टेक्निकल फैक्टर के प्रभाव ज्यादा रहते हैं। हम कोई भी चीज का नाम दे सकते हैं, कभी इलेक्शन का नाम दे सकते हैं, कभी इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं, कभी इंटरेस्ट का नाम दे सकते हैं, कभी वॉर की बात कर सकते हैं। कोई भी कारण आ सकते हैं मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग मार्केट को दिख रहे हैं, वो खाली मन को संदेश देने की एक बात है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन जब भी आपके सामने बना है तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जरूर देखें, बट उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का डिसीजन तय ना करें, क्योंकि उसमें आपका पोर्टफोलियो में से अच्छे स्टॉक्स आप शायद लूज आउट कर जाओगे। थोड़े बहुत क्वार्टरली नंबर्स लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़े सबड्यूट आए हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारे वहाँ इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, ये समय के अंदर जुलाई के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी जून में जो इलेक्शन के नतीजे आए उसके बाद जुलाई में आई थिंक बजट आया, तो उसके बाद में आई थिंक पूरी मार्केट के अंदर एक्टिविटी बननी शुरू हुई, इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी बननी शुरू हुई। तो ये 3 महीने का शायद एक गैप पहले से बन चुका था, 3 या 4 महीने का गैप बन चुका था। दूसरी तरफ देखें तो मानसून फैक्टर सेकंड क्वार्टर के अंदर हमेशा रोल प्ले करता है। एक्सेसिव रेन्स आई थिंक इन सम ऑफ द पॉकेट्स ऑल्सो क्रिएटेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसरप्शन, तो ये भी शायद थोड़े बहुत रोल प्ले कर रहा है कंपनी के वर्किंग के अंदर। मगर ये सब एनालिसिस को आप ध्यान में रखें तब तक ठीक है, बट उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के अंदर डिसीजन लेने की चेष्टा न करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑन द कॉन्ट्री करेक्टिव मार्केट के अंदर अच्छे कंपनीज के जो परफॉर्मेंस थोड़े बहुत भी रिजनेबल आते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन फॉर बाइंग देम टू द पोर्टफोलियो। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़ें और आपसे हम सेक्टर्स और स्टॉक्स जो कि लंबी अवधि में निवेश के लिहाज से बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, ये कैसे ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताइए, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निवेश के लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं और जहां पर हमारी नज़र होनी चाहिए? एक 10 साल का विजन सेट करते हैं, उसके बाद में ये कंपनियों को बात करते हैं। अ, एक साल के लिए शायद वो रिटर्न कितना दे मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज मैं एक साल के लिए और कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करता हूँ। बट ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम के साथ में चलते हैं, तो इसके अंदर ये 3 कंपनियां मैंने चुनी है जिसके अंदर मुझे शायद ऐसा एक विश्वास है कि इनका बिजनेस के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलेगा। द फर्स्ट कंपनी इज टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हिसाब से कंपनी का बिजनेस कारोबार है, एक तरफ वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर करते हैं, दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर को कैटर करते हैं। एविएशन सेक्टर का बिजनेस का कारोबार है, अगले 2 साल के अंदर करीबन 35% तक रेवेन्यू मिक्स में आ जाएगा, जो करीबन आज 16% है। और एक ऑटोमोबाइल का कारोबार है करीबन 65-70% के बीच में रहेगा। तो ये दो वर्टिकल के अंदर ये कंपनी एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड R&D पार्ट ऑफ द एक्टिविटी फॉर दिस सेक्टर्स। कस्टमर्स का माध्यम से देखें तो ये कंपनी
ऑलमोस्ट 3 या 5 साल के लिए अच्छे कॉन्ट्रैक्ट विन कर चुके हैं उन लोग के साथ उनके पास से, तो आई थिंक एक विजिबिलिटी अच्छी बनती है रेवेन्यू करवाने की। हम लोग ऐसा समझते हैं कि आई थिंक ये कंपनी को आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 से 10 साल के बीच में प्लान करके रखना चाहिए। दैट इज हाउ आई थिंक यू कैन मेक मैक्सिमम मनी थ्रू कंपाउंडेड रिटर्न इन दिस कंपनी। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो रिसेंटली लिस्ट हुई है कंपनी, उसके अंदर हमें एक क्षमता दिखती है, क्योंकि हाउसिंग का जो कारोबार है अगले 50 साल तक इंडिया के अंदर डेफिनेटली बड़ा कारोबार बनने जा रहा है। तो अगले 5 या 10 साल के हिसाब से भी गिने तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर उनका एयूएम है, जो सालाना करीबन 30% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर 3 साल में कंपनी की साइज डबल हो रही है, उसके साथ में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होना संभावित है, तो ये एक आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरी कंपनी जियो फाइनेंस की हम बात करें, तो ये कंपनी के अंदर एनबीएफसी का कारोबार, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कारोबार, इंश्योरेंस का कारोबार और वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज का कारोबार, ये 4 डिफरेंट वर्टिकल के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है अलग अलग कंपनी के अंदर। ब्लैक रॉक जैसे पार्टनर के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं वो लोग। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले समय के अंदर जब उनका बिजनेस मॉडल ऑफलोड करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो समय के अंदर, ये कंपनी मैं समझता हूँ कि आई थिंक विल गिव sizably good amount of business outlook to the investors. So maybe I think this kind of companies can be held into the portfolio for the period of 3 to 10 years का प्लानिंग करके रखना चाहिए। देवेंद्र सर, आपको जानने वाले मानने वाले ये तो बिल्कुल समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एंड एडवाइजरी में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ आप हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। मुझे खुद को मालूम नहीं है, बट एक नेचुरल प्रोसेस मेरा बना हुआ है कितने सालों से। योगा कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, और साथ में यंग इंडिविजुअल्स के साथ में रिलेशनशिप दोस्ती रखते हैं, तो क्या माइंडसेट भी यंग रहता है। तो फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों को स्ट्रांग रखने के लिए आई थिंक यू हैव टू फाइंड आउट योर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो ये ऑल्टरनेटिव मैंने चुने हैं मेरे हिसाब से। मे बी एक थोड़ी बहुत डिसिप्लिन लाइफ के अंदर इसके हिसाब से हो जाती है, सेट हो जाती है। इन विद दिस डिसिप्लिन आपका आउटलुक पॉजिटिव रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो मे बी आई थिंक इफ दिस काइंड ऑफ टिप समटाइम्स हेल्प्स टू पीपल, तो आई थिंक आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक गोल्डन एडवाइस है और हमारे व्यूअर्स को इस तरह की एडवाइस की काफ़ी ज़रूरत है। तो पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है और हाँ बिल्कुल वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगी, इस दिवाली व्हाट्स योर दिवाली मंत्रा? स्टे कूल, स्टे काम, हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। बाज़ार की नब्ज़ कैसी नज़र आ रही है और यहाँ से आगे लंबी अवधि में किस तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे और निवेशकों को क्या करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू, विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। Banking partner SBI, the banker to every Indian. घर का खाना घर का खाना होता है। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। आज हम LIC म्यूचुअल फंड्स के CIO इक्विटी योगेश पाटिल को अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि नए संवत आपके लिए काफ़ी शुभ हो, काफ़ी बेहतर हो और इसके अंदर क्या रणनीति रखनी चाहिए, उनके इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भाई आपका समय देने के लिए। एक क्वेश्चन जो चारों तरफ मार्केट के अंदर है वो ये है कि FIs की क्वेश्चनिंग हो रही है। भाई FIs इंडिया के अंदर हैं, वो थोड़ी एक लिमिटेड रेंज के अंदर हैं, वो कम भी हुए, उन्होंने कैश में 1 लाख करोड़ का माल सिर्फ अक्टूबर मंथ में बेच दिया। ये FIs की स्थिरता कब आएगी? एक तो ये क्वेश्चन है, यानी कि उनकी बिकवाली कब रुकेगी।
दूसरा जो ग्लोबल फ्रंट पर है, बार बार कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पे बैन लग रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ये सब ग्लोबल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, हालात तो थोड़ा नरम ही है क्योंकि एफआईज कंटिन्यूस बेचते जा रहे हैं और यूएस बेसिकली यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट 5 तारीख को आने वाले हैं, जो एक बड़ी अनसर्टेनिटी है पूरे ओवरऑल ग्लोबल जो भी इश्यूज है उनके लिए भी। एक बहुत बड़ा एक एक्चुअली काफ़ी सारे डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेंगे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कंटिन्यू है, इसराइल ईरान अभी भी कंटिन्यू है। तो ये बहुत सारे ये दोनों वॉर जो है ना, इनकी डिपेंडेंसी एक यूएस इलेक्शन के ऊपर बहुत निर्भर है। तो ये एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊंगा इससे कितना इम्पैक्ट रहेगा, बट काफ़ी हद तक इन्वेस्टर फिस्कल डेफिसिट अर्निंग जो कई सेक्टर में जैसे कंजम्पशन में है या फिर आइटम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बट ओवरऑल कंजम्पशन में कमेंट्री वीक आई है। रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं कि मतलब थोड़े खराब ही आए हैं और आउटलुक भी कोई इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है। तो इसके चलते हुए मार्केट जो है थोड़ा करेक्शन मोड में चला गया है। बट हमें लगता है जहाँ जहाँ अर्निंग आ रही है वहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। और इंडिया की स्टोरी देखिए, 1-2 क्वार्टर थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, पर स्ट्रक्चरली इंडिया अगले 10 साल की तेजी में ही रहने वाला है। हाँ, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में क्योंकि आपका यूएस इलेक्शन है, वॉर ग्लोबल इश्यूज अभी भी कंटिन्यू है, कहीं पर मतलब अभी भी मामला कहीं सुलझा नहीं है। तीसरा, डोमेस्टिक अर्निंग कुछ सेक्टर्स में थोड़ी नरमी देखी गई है, कमेंट्री वीक आई है। और फिस्कल डेफिसिट को लेकर ग्लोबली सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टर्स बेसिकली कॉशियस हो रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में कॉशियस हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे काफ़ी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में क्लियरिटी मिलने के बाद इन्वेस्टर्स उस पर फिर से गौर करेंगे और तब तक हो सकता है कुछ सेक्टर में जो स्लगिशनेस चल रही है वो वापस आ जाए। योगेश भाई नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, महीने भर पहले तक बाजार लगातार चल रहा था। दुविधा ये भी होती है कि जब बाजार लगातार चल रहा हो तो एक्सपर्ट सलाह ये देते हैं कि नहीं बाय ऑन डिप कीजिए। अब बाजार जब गिर रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि अब बाय ऑन डिप करना है, तो थोड़ा सा टेंशन है एफआईज की, थोड़ी ग्लोबल टेंशन से। आप ज़रा ये बताइए कि क्या ये सही मौका है बाजार में इस गिरावट का इस्तेमाल खरीदारी के लिए करने के लिए, या फिर अभी थोड़ा सा संभल के थोड़ा सतर्क रह के कोई रणनीति बनानी है बाजार में? ये वो केस टू केस होता है। आप जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये जो इंडियन मतलब कभी भी इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है हमने, उसका सेक्टर आउटलुक और स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि हर सेक्टर के और स्टॉक्स के डायनामिक्स दोनों अलग होते हैं। कई जगह अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यू है देखिए तो शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, और जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ में जरा से डी एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ पे तुरंत पनिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पनिश कर रहे हो हमेशा ही नीचे जाएगा, क्योंकि हमें कभी किसी भी इन्वेस्टर को ये देखना है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है और मेरी एक्सपेक्टेशन के में काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड समझने के बाद ये मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए मार्केट ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस इन्वेस्टर अगले 2 से 3 साल की रेंज में पैसा तो बना ही सकते हैं। ये कुछ जगह ठीक है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं इंडिया से, कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली वीकनेस दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही ट्रेंड हमेशा चलेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी पैसा बन चुका है और हो सकता है उतना और ये रिटर्न ना बने, लेकिन रिटर्न कुछ तो बनेगा और एक्सपेक्टेशन थोड़ी हो सकता है कंपनी बड़ी ऐसा, बट अगले 2-3 साल में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा इशू है। योगेश जी, बाजार में जहां अक्टूबर हीट यानी कि बिकवाली का दबाव थ्रू आउट अक्टूबर के महीने में नजर आया, उसमें तिमाही नतीजों ने भी कंट्रीब्यूट किया। दूसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत जो है वो कमज़ोरी के साथ ही देखने को मिली, लेकिन हाल फिलहाल कुछ तमाम कंपनियां, कुछ तमाम सेक्टर्स हैं जिनके नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और उससे सेंटिमेंट थोड़ा सा बदलता हुआ भी दिख रहा है। तो नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्वार्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं, और सेक्टर्स जिन पर आपका फोकस है, क्योंकि दिवाली के इस मौके पर आप हमारे साथ जब जुड़े हैं तो हम आपके सेक्टर्स समझना चाहेंगे। कि हमने ये देखा है कि कैपिटल गुड सेक्टर के नंबर काफ़ी हद तक ठीक आ रहे हैं। जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे
उतने आ रहे हैं। बैंकिंग BFSI सेक्टर में स्पेशली बैंक्स के जो भी आप देखेंगे उनका निम जो है उन्होंने जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है। CD रेशियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और ठीक है, मतलब क्रेडिट ग्रोथ स्लो थी और उन्होंने भी ऐसा ही गाइड ही किया था। बट उसी दूसरी तरफ NBFC के देखते थे जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, MFI में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सेगमेंट वाइज सेगमेंट है, हर जगह प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकम लेवल पे जहाँ जहाँ स्ट्रेस है वहाँ पर लोन्स में भी स्ट्रेस है। तो ये एक्चुअली देखा गया है MFI में और NBFC में, पर ये बैंक में ऐसा बड़ा कुछ विजिबल नहीं है ऐसा जो नोटिसेबल हो। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सबका NPA सब बढ़े हैं, बट इस लेवल पे नहीं बढ़े कि हमें अलार्मिंग है। बट कुछ सेगमेंट में NBFC में और MFI में ये अलार्मिंग स्टेज पे है। जैसे कि RBI ने पहले भी कहा था 1 महीना पहले कि NBFC की ग्रोथ रेट बहुत हाई है और इन्हें थोड़ा कॉशियसली लोन ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदाजा हमको भी था और ये अभी रिजल्ट्स में दिख भी रहा है। जो तीसरा जो सेगमेंट है जैसे IT है, IT के भी रिजल्ट्स आ चुके, उन्होंने कमेंट्री थोड़ी इंप्रूव की है। जो भी डाउनफॉल था उनका उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। और उनके क्लाइंट्स के काफ़ी सारे बजट्स जो है ईयर एंड है, तो अभी पूरा क्लियरिटी नहीं मिलेगा। नए साल में जैसे एंटर मारते हैं तो उस टाइम आपको क्लियरिटी मिलेगी और US प्रेसिडेंट इलेक्शन का भी रिजल्ट आ जाएगा तब तक। तो हमें वहाँ पे इलेक्शन क्लियरिटी काफ़ी मिलेगी। बट अभी तक की IT की सारी कमेंट्री ठीक आई है। तो ये मिक्स रिजल्ट है और सेम टाइम पे कंज्यूमर सेगमेंट में स्पेशली FMCG में उन्होंने कॉशियस कमेंट्री और रिजल्ट्स भी के नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए हैं और आउटलुक भी इतना कोई अच्छा नहीं दिया है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका इनकम लेवल का इशू है, लोअर इनकम में जहाँ ग्रोथ नहीं है और पर कैपिटा इनकम बेसिकली आप ब्रेक करेंगे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, तो लोअर मिडिल क्लास में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है और इस तरह से आपका यूनिवर्स जो श्रिंक होता जा रहा है। तो आप जैसे कि MFI में या NBFC में या लोअर एंड कंज्यूमर में हम वीकनेस देख रहे हैं ग्रोथ की या फिर सेक्टर्स की, तो ये ऐसा लगता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि वेज रेट बढ़ते हैं या फिर जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे से खत्म होने लगती है। योगेश जी, मैं वापस जरा FI से हटकर अब जरा DIs की बात बोलूँगा। बाज़ार में गिरावट में रिटेल तो थोड़ा सा डरा हुआ है, डरा इन द सेंस मतलब पोजीशंस है उसको थोड़ा मैनेज कर रहा है, लेकिन DIs लगातार खरीद रहे हैं। क्या DIs को बाज़ार में वैल्यूएशन ठीक दिख रहा है? क्या इसलिए वो खरीद रहे हैं? और रिटेल को लेकर अभी पार्टिसिपेशन आप कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना चाहिए या डर ज़्यादा हो गया, कॉशियस रहिए। आप लीवरेज पोजीशन लेंगे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी दोनों साइड आता है। और अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री मारिए, या फिर नहीं तो आप कोई दूसरा फाइनेंशियल एडवाइसर यूज़ करिए या म्यूचुअल फंड व्हीकल यूज़ कीजिए। एंड जैसे आपने DI ने बोला, देखिए DI का पैसा भी इन्वेस्टर्स का ही है जो एक सिस्टमेटिक तरह से या एक्सपर्ट के गाइडेंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो मोर एंड लेस स्लाइटली बेटर होता है जहां पे एटलीस्ट कंपनी के फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं। जबकि रिटेल में मैंने कई जगह देखा है कि बिना फंडामेंटल के या खाली न्यूज़ बेस पे इन्वेस्ट करते हैं या मोमेंटम में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोग मोमेंटम में के भरोसे बैठे थे तो उनको एक्चुअली काफ़ी निराशा नजर देखनी पड़ी है। और हो सकता है कि जब तक ये मोमेंटम वापस पिकअप ना करे तब तक ये थोड़ा सा मार्केट ऐसा ही वीक रह सकता है रिटेल वालों के लिए। बट आपको होराइजन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1 हफ्ता या 1 महीने के हिसाब से प्ले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट वीक हो गया है। लेकिन किसी का होराइजन लंबा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। जैसे आप कहें कि मार्केट नीचे आ गया तो एकदम तेजी से इन्वेस्ट करना चालू करिए। कुछ जो डेवलपमेंट जिन जिन इशू के कारण मार्केट नीचे हो रहा है वो एग्जैक्टली अभी धीरे धीरे ऐसा कोई सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। तो हमें जब तक क्लियरिटी मिलेगी 15-20 दिन बाद, तो ऑब्वियसली उसको देखते हुए माइल्डली धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाले ट्रेड जो है, जैसे कि सेबी ने भी स्टडी के थ्रू सारे इन्वेस्टर्स को बेसिकली सावधान किया है कि मोर देन 90% जो इन्वेस्टर्स है लॉस करते हैं फंड। तो ये बात भी गौर करनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को।
योगेश जी, अगर हम संवत 2081 यानी कि अगर हम नए साल की बात करें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो आपके हिसाब से फोकस कौन सी थीम पर रह सकता है? और इस दिवाली पर अगर किसी को नई शुरुआत करनी हो तो आप कहां पर निवेश की सलाह देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कई सेक्टर्स में मोमेंटम बाकी है, जैसे कि कैपिटल गुड है, जो कि डेटा सेंटर्स रिलेटेड स्टॉक्स है, या फिर ट्रांसमिशन रिलेटेड स्टॉक्स है कैपिटल गुड्स में ही। और मोर और लेस आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट थीम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम रह सकता है, स्पेशली जिसमें पावर वाला एलिमेंट ज़्यादा हो कैप गुड्स में। तो ये मुझे लगता है कि पावर वाले थीम ठीक रहेंगे। बाकी सब जगह वैसे तो बाकी आईटी है या बीएफएसआई है, ये भी ठीक है। बिल्कुल योगेश जी, आपके एनालिसिस को व्यूअर्स बेहद पसंद भी करते हैं और आपको सुनना काफ़ी अच्छा भी लगता है उन्हें। हमारे माध्यम से जो व्यूअर्स, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, उन्हें आपके अंदाज में दिवाली विश करें और साथ में भी अपना निवेश मंत्र भी हमें बताएं। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। एंड मैं ये दिवाली में सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, एसआईपी के थ्रू या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए, दैट इज अ म्यूचुअल फंड रूट, और या फिर किसी स्टॉक्स पे प्रॉपर रिसर्च करिए और फंडामेंटल्स देख के स्लोली इन्वेस्ट करना चालू करिए, ना कि जैसे कि कहते हैं ना, ग्रीड और फियर विल ड्राइव द मार्केट, ना कि किसी लालच में आके तुरंत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करिए या किसी बात सुनिए। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि फंडामेंटल्स को इग्नोर ना करें। योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।